हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज के सेशन में देखिए हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का ओरिजिन कैसे हुआ, उसके फंक्शंस क्या क्या है, कैसे काम करता है आरबीआई, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जानकारी दे दूं, मैं आप लोगों की एजुकेटर पायल गुप्ता और परचम क्लासेस आप लोगों के लिए एसएससी का एक कॉम्प्रिहेंसिव जीए कोर्स लेके आया है। आप लोग अगर अपनी जीएस की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं एक बहुत ही अच्छे से तरीके से, तो आप लोग परचम क्लासेस की ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। आप लोगों को जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, हर तरीके के सेशंस आप लोगों को हमारे साथ एंजॉय करने का मौका मिलेगा। ये मेरा कोर्स है। अगर आप लोग मेरे साथ इकोनॉमी की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक की, आप लोगों को और किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को कहीं से और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो प्रैक्टिस जितना की जाए उतनी थोड़ी है, बट हम लोग आपको प्रैक्टिस भी साथ में करवाएंगे। बिल्कुल बेसिक से करेंगे इसको और बहुत हाई लेवल तक करेंगे। आप लोगों को अलग अलग बुक्स खंगालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक होता है इकोनॉमी का, तो उन कंसेप्ट्स को, फैक्ट्स को, हर चीज़ को इंक्लूड करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग मेरे साथ इकोनॉमी की तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े रहिए परचम क्लास ऐप से। कोड यूज करना है आपको पायल 15 टू गेट एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट। जीए का कोर्स है, इकोनॉमी का कोर्स है, जिस कोर्स का आनंद आप उठाना चाहते हैं आप लोग एनरोल कर सकते हैं। 15% डिस्काउंट के लिए कोड यूज करना है पायल 15, स्पेस नहीं है बीच में कोई भी, याद रखेंगे। अगर आप लोग अपनी तैयारी कितनी है इसको चेक करना चाहते हैं तो एसएससी टियर 1 के टेस्ट सीरीज, एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट प्लान परचम क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आया है। आप लोग टेस्ट में भी एनरोल कर सकते हैं। तो ये तो था हमारे कोर्स के बारे में, हमारी सर्विसेज के बारे में। अब इसके आगे बढ़ते हैं। हमारे टॉपिक क्या है आज के जो हमें समझना है, दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना, क्यों बना, उसको समझते हैं। देखिए हुआ क्या था, आपको पता है कि इंडिया के अंदर जितनी भी चीजें हो रही है वो अंग्रेजों के समय से ही चलता आ रहा है ना। 1 मिनट देना मुझे। जितनी भी चीजें हो रही हैं अंग्रेजों के समय से चल रही है, मतलब हमारे ज्यादा नहीं तो 85% जो कानून हैं, जो एक्ट्स हैं, वो सब अंग्रेजों के द्वारा ही बनाए हुए हैं। ब्रिटिश इरा से वही एक्ट्स जो हैं वो चलते आ रहे हैं। तो वहीं पे भी जब ब्रिटिश का इरा भारत में चल रहा था, उस समय 1926 में एक कमीशन भारत में आता है। इंडिया के अंदर बैंकिंग रिफॉर्म्स की बातें चल रही थी, जो बात लंदन तक पहुंची। आपको पता है सारे ऑर्डर तो लंदन की गवर्नमेंट से, लंदन की पार्लियामेंट से आते थे और हम लोग उन एक्ट्स को फिर इंडिया के अंदर एग्जीक्यूट करते थे। हम क्या, मतलब ब्रिटिश इंडिया फिर उसको एग्जीक्यूट करता था। तो ऐसे ही बैंकिंग रिफॉर्म्स की बातें इंडिया के लिए चलने लगी। तो उन बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए 1926 में एक कमीशन इंडिया में आता है जिसका नाम था यंग हिल्टन कमीशन। कमीशन का नाम क्या है, यंग हिल्टन कमीशन। और इस कमीशन ने इंडियन गवर्नमेंट को, यानी ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को ये रिकमेंड किया कि आप लोग आरबीआई बना दें। आप एक ऐसा बैंक बना दें जो बाकी सभी बैंकों का सुपरविजन करेगा, जो बाकी सभी बैंकों की देखरेख करेगा, सभी बैंकों को लाइसेंस देगा और उसकी कुछ पर्टिकुलर पावर्स हम बना देंगे ताकि वो एक सुपरवाइजरी बैंक बन जाएगा। तो यंग हिल्टन कमीशन ने आरबीआई का एक रिकमेंड कर दिया, हमको एक सुझाव दे दिया, एक आइडिया दे दिया कि आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाना चाहिए। अब होता क्या है, अगले ही साल 1927 में एक पार्लियामेंट में, यानी लंदन की पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया जाता है, एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है और इस बिल में यह कहा जाता है कि हम लोग आरबीआई बनाना चाहते हैं। लेकिन किसी वजह से यह बिल जो है वो फेल हो जाता है। ब्रिटिशर्स ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने फिर से 1933 में इस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया और फॉर्चुनेटली ये बिल इस समय पास हो गया। और ये बिल तरीके से सारी बातें लिख के 1934 में आरबीआई एक्ट बनाया जाता है और वो एक्ट जो है वो पास भी हो जाता है। पास तो पहले ही हो चुका था, इसको इंप्लीमेंट कर दिया हम लोगों ने 1934 में। आरबीआई एक्ट 1934 जो है वो पास हो जाता है। अब पास होने के बाद मतलब हम एक पूरा ब्यौरा लिख चुके थे, पूरी डॉक्यूमेंट तैयार कर चुके थे कि जो आरबीआई बनेगा उसके पास क्या क्या शक्तियां होंगी, उसके पास क्या क्या पावर होंगी, वो किन किन चीजों का यूज कर सकता है, क्या चीज उसके अंडर रहेंगी, क्या उसके फंक्शंस रहेंगे, वो सब बातें आरबीआई एक्ट 1934 में लिख के ब्रिटिशर्स ने बता दिया। अभी आरबीआई बना नहीं था,
अभी सिर्फ एक्ट बना है, आरबीआई एक्ट 1934 अभी बना है, आरबीआई नहीं बना है, अभी आरबीआई की बिल्डिंग बननी पेंडिंग है। आरबीआई कब बनता है अब उसको समझो। आरबीआई बनता है 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, कहां पे? कोलकाता में। आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है कैलकाटा में, यानी कि कोलकाता में। उस समय कोलकाता कहते थे, कोलकाता में इसका इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। ठीक है, अब जब आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट कोलकाता में हो रहा है तो ये बॉम्बे कैसे पहुंचा? आज तो इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे है, ये बॉम्बे कैसे आया? अक्टूबर 1937 में इसको बॉम्बे शिफ्ट किया गया। बॉम्बे शिफ्ट किया कि आप लोगों का हेडक्वार्टर आज से बॉम्बे ही है, और तब से लेके आज तक आरबीआई जो है बॉम्बे ही हेडक्वार्टर माना जाता है। अक्टूबर 1937 में इसको बॉम्बे शिफ्ट किया। हालांकि ये बना कहां था? ये कैलकाटा में बना था। आरबीआई की एस्टैब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को कैलकाटा में होती है। अब 1937 में जब इसको बॉम्बे शिफ्ट किया गया, इसी समय एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आरबीआई से जुड़ा हुआ एक और हो जाता है। यहां पे जो बर्मा था, जिसको आज का आप म्यांमार कहते हो, बर्मा भी इंडिया से अलग हो रहा था 1937 में। और क्योंकि नया नया देश बन रहा था, नया नया नेशन बन रहा था, तो बर्मा के पास खुद का कोई सेंट्रल बैंक नहीं था। तो बर्मा ने यह कहा 1937 में कि आप लोग अपने आरबीआई को परमिट कर दीजिए कि वो हमारे अकाउंट्स भी देख ले। यानी जो इंडियन आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने बर्मा के अकाउंट्स को भी मेंटेन किया है टिल 1947। टिल 1947 उन्होंने बर्मा को भी अपनी सर्विसेज दी हैं। फिर 1947 में इंडिया और पाकिस्तान दो अलग डोमिनियन बन जाते हैं। पाकिस्तान और इंडिया दो अलग डोमिनियन बन जाते हैं। अब पाकिस्तान का खुद का कोई सेंट्रल बैंक तो था नहीं, और हमेशा से साथ रहे हैं, तो सारे अकाउंट, सब कुछ, लेखा जोखा, सब कुछ आरबीआई के हाथ में ही होता था हमेशा से। तो पाकिस्तान ने भी ये रिक्वेस्ट की कि टिल जून 1948, जून 1948 तक, जून 1948 तक हमको आरबीआई का एक्सेस मिले, हमको आरबीआई की सर्विसेज मिले। ऐसी रिक्वेस्ट पाकिस्तान ने इंडियन डोमिनियन से की, और इंडियन डोमिनियन ने अलाउ किया कि इंडिया का जो आरबीआई है, जब तक पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक नहीं बन जाता, हमारा आरबीआई पाकिस्तान को भी सर्विसेज देगा। और जून 1948 में पाकिस्तान का खुद का सेंट्रल बैंक बन जाता है, और अब आरबीआई ने सिर्फ भारत के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो अगर कहीं क्वेश्चन बन जाए कि इंडियन आरबीआई ने और किन नेशंस को हेल्प किया है और किन नेशंस को सर्विस दी है, तो आप बताएंगे बर्मा को और पाकिस्तान को हमारे आरबीआई ने सर्विसेज दी है। ठीक है, कब तक दी है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो एक बार स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, पर उससे पहले एक और फैक्ट आप जान लें। जब ये आरबीआई बन रहा था, जब ये आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ, उस समय ब्रिटिश इंडिया का केवल 4.4% पैसा ही इसमें लगा हुआ था। लगभग 96% पैसा जो था वो लंदन की गवर्नमेंट, यानी कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट का लगा हुआ था। अब जब हम लोग इसको अपने देश का बना रहे थे, हम इसका जब नेशनलाइजेशन करना चाहते हैं, तो वो क्या समय था जब हम इसका नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई कब हुआ? नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949 में। 1949 में हमने आरबीआई को पूरी तरीके से, मतलब कंप्लीटली इंडियन बैंक बना दिया था। ये 96% पैसा ब्रिटेन की गवर्नमेंट को हमने दे दिया था, और इस आरबीआई को हमने, यानी आरबीआई के सारे शेयर इंडियन गवर्नमेंट ने खरीद लिए थे। तो इस तरीके से 1 जनवरी 1949 को आरबीआई नेशनलाइज्ड होता है। एक बार स्लाइड्स की तरफ नजर करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1926 में रॉयल कमीशन आया, जिसका नाम क्या था? यंग हिल्टन कमीशन। यंग हिल्टन कमीशन इंडिया में आता है 1926 में। ठीक है, 1927 में बिल इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन फेल हो गया था। 1933 में अगेन इंट्रोड्यूस हुआ और पास हो गया। 1934 आरबीआई एक्ट 1934 में बना दिया जाता है। 1 अप्रैल 1935 में कैलकाटा में, यानी कोलकाता में, आरबीआई इस्टेब्लिश्ड हो जाता है। 1937 में इसको बॉम्बे शिफ्ट किया गया, और इसने म्यांमार और पाकिस्तान की भी मदद की है टिल 1947 और 48 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इतनी चीजें हम लोगों ने समझ ली थी। अब इसके गवर्नर के बारे में बात करते हैं। पहले समझेंगे, बाद में स्लाइड्स की तरफ चलेंगे। पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेते हैं।
देखो अब आरबीआई की बिल्डिंग बन गई है, आरबीआई का कानून बन गया है, तो उस कानून को एग्जीक्यूट करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, उस एक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। यानी किसी ना किसी गवर्नर की तो जरूरत थी जो आरबीआई को संभालेगा। अब आरबीआई के अंदर कितने गवर्नर होते हैं? एक गवर्नर होता है, ठीक है। और बाकी कौन होते हैं? बाकी 4 आरबीआई के गवर्नर को असिस्ट करने के लिए 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो ये सबसे पहला गवर्नर कौन बना था? सबसे पहला गवर्नर जो बना था उसका नाम था ऑसबोर्न स्मिथ। सबसे पहला आरबीआई गवर्नर जो बना था उसका नाम था ऑसबोर्न स्मिथ, जो 1935 से 1937 तक अपनी चेयर पे रहते हैं। फिर जो सेकंड गवर्नर बनते हैं उनका नाम है जेम्स टेलर। सेकंड गवर्नर का नाम क्या है? जेम्स टेलर, ठीक है, जो 1937 से 1943 तक रहते हैं। अब आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आ रहा है, मैम सारे गवर्नर याद करने हैं क्या? सारे नहीं करने हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम सिर्फ वही करेंगे। फिर फर्स्ट इंडियन गवर्नर बनता है, पहला भारतीय आरबीआई गवर्नर बनता है, फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर बनता है। ये फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर कौन बने थे? ये बने थे सीडी देशमुख। क्या नाम था इनका? सीडी देशमुख। और ये सीडी देशमुख कब से कब तक रहते हैं अपनी चेयर पे? 1943 से 1949 तक सीडी देशमुख जो है इस चेयर को संभालते हैं। आज के टाइम में यूपीएससी भी कुछ फैक्चुअल डिटेल्स पूछने लगा है, जैसे 3 स्टेटमेंट में से 1 फैक्चुअल दे देता है, 2 कंसेप्चुअल दे देता है। तो चाहे आप यूपीएससी के एस्पिरेंट है, चाहे आप एसएससी के एस्पिरेंट है, आपको हिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, आपको फैक्ट्स तो जानने पड़ेंगे, बिकॉज इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर जो बना वो सीडी देशमुख बना। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ, व्हेन इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, उस समय आरबीआई गवर्नर कौन था? तो आप बताएंगे 1947 में सीडी देशमुख ही थे, वो 1949 तक रहते हैं। कुछ और डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं आरबीआई गवर्नर के बारे में। फर्स्ट आरबीआई गवर्नर था ऑसबोर्न स्मिथ 1935 से 1937। सेकंड आरबीआई गवर्नर थे सर जेम्स टेलर 37 से 43। फिर फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर आ जाते हैं सीडी देशमुख 1943 से 49। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका रहा? कौन सा ऐसा आरबीआई गवर्नर था जिसने सबसे ज्यादा टाइम के लिए अपनी सर्विसेज जो है वो दी है आरबीआई में? उनका नाम था सर बेनेगल रामाराव। नाम क्या है? सर बेनेगल रामाराव। और ये 49 से 57 तक काम करते हैं। 49 से 57 तक सर बेनेगल रामाराव, लॉन्गेस्ट टेन्योर इनका रहा है। अब लॉन्गेस्ट पढ़ा है तो शॉर्टेस्ट भी पढ़ेंगे, यानी सबसे कम कार्यकाल, सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर कौन से आरबीआई गवर्नर का था? अमिताभ घोष का। अमिताभ घोष ने ओनली 20 डेज के लिए काम किया, और ये 20 डेज थे 15 जनवरी 1985 टू 4 फरवरी 1985। सिर्फ 20 दिन के लिए इन्होंने काम किया अमिताभ घोष ने, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या कोई ऐसा प्रधानमंत्री है, कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिसने कभी आरबीआई की कुर्सी संभाली हो? बिल्कुल सही बात है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, वो आरबीआई के गवर्नर रहे हैं 1982 से 1985 तक। 1982 से 1985 डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के आरबीआई गवर्नर रहे हैं। इसीलिए जब भी देश के ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तब मनमोहन सिंह से बातचीत जरूर की जाती है, बिकॉज उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है फाइनेंस का। वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं 1991 में, और वो हमारे आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं 1982-85 में। जो स्टेट पीसीएस वगैरह होते हैं वहां पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि ऐसा कौन से प्रधानमंत्री हैं, ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने नोटों पे साइन किए हैं, जिन्होंने करेंसी पे साइन किए हैं। तो सीधी सी बात है, करेंसी पे साइन आरबीआई गवर्नर करते हैं। और वो कौन से प्रधानमंत्री हैं जो आरबीआई गवर्नर रहे हैं? वो डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, मतलब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नोटों पे भी साइन किए हुए हैं 82 से 85 के बीच में। अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे कौन से आरबीआई गवर्नर थे जो आईआईटीएन थे? आईआईटी फिजिक्स, आईआईटी खड़गपुर से इन्होंने फिजिक्स में एमएससी किया था, ठीक है, आईआईटीएन थे। नाम है डी सुब्बाराव। डी सुब्बाराव 2008 से 2013 तक आरबीआई गवर्नर रहते हैं। 23rd आरबीआई गवर्नर रहे हमारे रघुराम राजन 2013 से 2016 तक। 24th आरबीआई गवर्नर डॉक्टर उर्जित आर पटेल, जिनके टाइम में डीमोनेटाइजेशन हुआ है, जिनके टाइम में डीमोनेटाइजेशन हुआ है 2016 से 2018 तक इन्होंने चेयर को संभाला। 25th और करंट आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास 2018 में आए थे और आज तक हैं, टिल डेट तक हैं। 25th आरबीआई गवर्नर हैं ये, 2018 में आए थे और आज तक हैं।
ठीक है, ये तो हो गई गवर्नर की बातें, जो भी गवर्नर हैं कौन कौन होते हैं वो हमने देखा। इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है आरबीआई फंक्शन। आरबीआई के कार्य क्या है, आरबीआई क्या क्या काम करता है। सबसे पहला है वो करेंसी प्रिंट करता है, मुद्रा छापता है, यानी करेंसी प्रिंट करता है। कौन कौन सी करेंसी प्रिंट करता है उसको देखते हैं। देखो, हम कौन कौन सी करेंसी का जायजा लेते हैं, हम कौन कौन सी करेंसी को एनालाइज करते हैं। 2 रुपए से 2000 रुपीज का नोट, ठीक है, 1 रुपी नोट और ऑल कॉइन्स। ऑल कॉइन्स, अब सभी के लिए शर्तें डिमांड सब अलग है, देख लेते हैं एक एक करके सब कुछ। कौन कौन से बताया मैंने, 2 रुपए से 2000 नोट, 2000 रुपए का नोट, 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट और ऑल कॉइन्स। ऑल कॉइन्स, 2 से 2000 का नोट प्रिंट कौन करता है, प्रिंटेड बाय, कौन प्रिंट करते हैं, प्रिंट करते हैं आरबीआई गवर्नर। आरबीआई प्रिंट कौन करता है, आरबीआई करता है। और साइन किसके होते हैं, साइन होंगे गवर्नर के, आरबीआई गवर्नर के इन पे साइन होंगे। जो 1 रुपी नोट है उसको प्रिंट कौन करता है, प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड साइंड बाय, साइन कौन करता है, साइंड बाय वित्तीय सचिव यानी फाइनेंस सेक्रेटरी। फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्तीय सचिव जो है वो इस पे साइन करते हैं। ये कैबिनेट रैंक के आईएएस ऑफिसर होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी का पद मिलता है, आप भी बन सकते हैं। ऑल कॉइन्स प्रिंटेड बाय, प्रिंट कौन करता है, प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड साइन बाय नोबडी। कोई साइन नहीं करता है कॉइन पे, कॉइन पे साइन नहीं होते। फटाफट से पर्स से कॉइन निकालो और देखो साइन है या नहीं है। यानी 3 तरीके की करेंसी हम लोग देखते हैं। 2 से 2000 रुपए का नोट जिसको प्रिंट करता है आरबीआई और साइन करता है गवर्नर। 1 रुपए का नोट प्रिंट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड साइंड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी। और सभी सिक्के ऑल कॉइन्स प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड साइंड बाय नोबडी, कोई भी इसको साइन नहीं करता है। तो ये तो हो गई करेंसी प्रिंटिंग की बातें, ठीक है, हमने एक फंक्शन समझ लिया। अब सेकंड फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन इज करेंसी सर्कुलेशन, इसको कहते हैं मुद्रा निर्गमन, ठीक है। करेंसी सर्कुलेशन ये क्या होता है इसको जानते हैं। देखो, चाहे 1 रुपए का नोट हो, चाहे ऑल कॉइन्स हो, चाहे 2 से लेके 2000 का नोट हो, ये सारी करेंसी कहां जाती है, ये सारी करेंसी जाती है आरबीआई में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको आरबीआई को देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको भी आरबीआई को देती है, ये तो आरबीआई में होते ही है, ठीक है। कहां पहुंच गए, आरबीआई में पहुंच गए। अब ये आरबीआई इसको कहां पहुंचाएगा, बैंक्स तक पहुंचाएगा, जो नीचे हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं वहां तक पहुंचाएगा। और बैंक्स इसको कहां तक पहुंचाएगा, पब्लिक में, कस्टमर्स को पहुंचाएगा। बैंक्स और कस्टमर को मिला के कह देते हैं मार्केट, मतलब आपको, मुझको और बैंक को मिला के कह देंगे मार्केट यानी बाजार। तो आरबीआई से मार्केट तक का सफर, इस करेंसी का मार्केट तक का सफर कौन पूरा करवाता है, आरबीआई पूरा करवाता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉइन्स को प्रिंट करके सीधा मार्केट में इंजेक्ट कर दे। ऐसा कभी नहीं होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपी नोट को प्रिंट करके सीधा मार्केट में इंजेक्ट कर दे, ऐसा नहीं होगा। आरबीआई के थ्रू ही ये पैसा जो है मार्केट में आता है। इसी चीज को, इसी स्टेप को कहते हैं करेंसी सर्कुलेशन, मीन्स टू इंजेक्ट करेंसी, ऑल टाइप ऑफ करेंसी इन मार्केट, करेंसी सर्कुलेशन। कोई इंसान ज्यादा घूमता है तो हम ऐसा कहते हैं ना, उसको कहां घूम रहे हो, मतलब कहां सर्कुलेट कर रहे हो, करेंसी को घुमाना, ठीक है। आरबीआई से मार्केट तक का जो ये सफर है इसको हम करेंसी सर्कुलेशन कहते हैं और ये आरबीआई के थ्रू ही होता है। ये इसका सेकेंड फंक्शन था। इसके बाद आरबीआई का थर्ड फंक्शन जिसको कहते हैं बैंकर बैंक। थर्ड फंक्शन है बैंकर्स बैंक। इसको बैंकर्स बैंक यानी सभी बैंकों का बैंक क्यों कहते हैं, अब हमें वो समझना है, ठीक है। समझते हैं बैंकर्स बैंक क्यों कहते हैं। माई नेम इज पायल, माई अकाउंट इज इन एचडीएफसी, मेरा अकाउंट कहां है, एचडीएफसी में।
आपका भी होगा कहीं ना कहीं, एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, योर बैंक, आर बैंक, देना बैंक, यस बैंक, कहीं तो होगा। मेरा अकाउंट है एचडीएफसी में, मुझे अगर अमाउंट डिपॉजिट करवाना है, मुझे अगर अमाउंट जो है डिपॉजिट करवाना है, मैं कहां कराऊंगी? एचडीएफसी में। मुझे लोन लेना है, मैं कहां जाऊंगी? एचडीएफसी में। एचडीएफसी में अकाउंट होल्डर नेम क्या लिखा होगा? अकाउंट होल्डर नेम क्या लिखा होगा? पायल, है ना, मेरा नाम लिखा होगा वहां पे। ऐसे ही अब इस बात को कोरिलेट करते हैं बैंकों से। यहां है एसबीआई, एसबीआई का अकाउंट है आरबीआई में। एसबीआई का अकाउंट कहां है? आरबीआई में। एसबीआई को अपना एक्सेस मनी डिपॉजिट करवाना है, कहां करवाएगा? आरबीआई में। एसबीआई को लोन लेना है, कहां से लेगा? आरबीआई से। आरबीआई में अकाउंट होल्डर नेम क्या लिखा होगा? आरबीआई में अकाउंट होल्डर नेम क्या लिखा होगा? एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, ऑल एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या हुआ? जो काम हमारे लिए कोई बैंक करता है वही काम बैंक के लिए आरबीआई करता है। जो काम हमारे लिए कोई बैंक करता है वही काम बैंक के लिए आरबीआई करता है। आरबीआई का खुद का प्लेटफॉर्म होता है ई कुबेर। इस ई कुबेर प्लेटफॉर्म की हेल्प से ये पूरे इंडिया के बैंक्स को रेगुलेट करता है। इसलिए कहा जाता है ये बैंकों का बैंक है, यानी बैंकर्स बैंक है। ठीक है, क्यों कहते हैं बैंकर्स बैंक? समझ आ गया आप लोगों को? नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट फंक्शन ऑफ आरबीआई, दैट इज गवर्नमेंट्स बैंक। इसको सरकार का बैंक क्यों कहते हैं? इसको सरकार का बैंक, गवर्नमेंट्स बैंक क्यों कहते हैं वो समझिए। गवर्नमेंट बैंक्स इसलिए कहते हैं इसको, जैसे अब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अकाउंट है वो कहां है? आरबीआई में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिपॉजिट करवाना है अपना एक्सेस मनी, वैसे तो एक्सेस होता ही नहीं है बट फिर भी अगर करवाना है तो आरबीआई में करवाता है। लोन लेना है तो आरबीआई से लेते हैं, लोन लेना है तो आरबीआई से लेते हैं। और आरबीआई में एक अकाउंट होल्डर नेम होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक अकाउंट होल्डर नेम होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मींस जो काम मेरे लिए एचडीएफसी ने किया वही काम भारत सरकार के लिए आरबीआई ने किया, इसलिए मैंने कह दिया गवर्नमेंट्स बैंक। अब मान लीजिए अपना मन बदल गया, हमको नहीं करना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक, हम तो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, हमें तो राष्ट्रपति बनना है। अब जैसे ही तुम फॉर्म भरने गए आपसे क्या कहा जाएगा? सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा दीजिए। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए 15,000 रुपीज जमा करवा दीजिए। मैंने पूछा कहां जमा करवाऊं? उन्होंने कहा आरबीआई में जमा करवा देना। अब मैंने पूछा आरबीआई में किस अकाउंट में डलवाऊं? बहुत सारे अकाउंट्स होंगे, कौन से अकाउंट में डलवाऊं? उन्होंने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पे डलवा देना। मींस आरबीआई में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक अकाउंट होल्डर है, और जो ऑपरेशंस हमारे लिए कोई बैंक परफॉर्म करता है वही सेम ऑपरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए आरबीआई परफॉर्म करता है। इस वजह से इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक भी कहते हैं। ठीक है, इसको गवर्नमेंट्स बैंक भी कहते हैं। ये फंक्शन भी आपको समझ आ गया होगा। 1 2 3 4। अब लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट इसको क्यों कहते हैं वो समझते हैं। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट समझेंगे। एसबीआई है, एसबीआई को लोन चाहिए, इसने सब बैंकों से पूछ लिया, एक्सिस से पूछा, पीएनबी से पूछा, एचडीएफसी से पूछा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे बैंकों से पूछा, सबने मना कर दिया। अब इन द एंड ये कहां जाएगा? ये जाएगा आरबीआई में। नाउ आरबीआई विल हेल्प हिम, आरबीआई अब इसकी हेल्प करेगा। और ये आरबीआई की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जब कोई देश भारत का किसी प्रॉब्लम में है, पैसे की कमी में है, तो आरबीआई उसको हेल्प करेगा लोन देके या किसी भी और ऑपरेशन से। इसलिए कहते हैं जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब आरबीआई का दरवाजा खुलता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। ठीक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट क्या होता है समझ गए होंगे। नेक्स्ट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स। कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स, कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स का क्या मतलब है उससे पहले समझो कस्टोडियन का क्या मतलब है। हमारा कस्टोडियन कौन है? हमारे पेरेंट्स। हम किसी का सिर फोड़ाएं, मुंह माथा फोड़ाएं तो कौन हमारी कस्टडी लेगा? हमारे पापा मम्मी, हमारे पेरेंट्स, हमारे अभिभावक। हम किसी से कुछ गलत कह आए तो
कौन हमारी शिकायतें सुनेगा? हमारे कस्टोडियन यानी हमारे पेरेंट्स। ऐसे ही फॉरेक्स का कम ज्यादा, फॉरेक्स कितना निकलेगा मार्केट में, कितना मार्केट से फॉरेक्स हमारी तिजोरी में आ जाएगा, इन सब चीजों का डिसीजन कौन लेता है? इन सब चीजों का डिसीजन आरबीआई लेता है। इसलिए कहा जा रहा है कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स। मैम फॉरेक्स क्या होता है? कस्टोडियन तो हमें समझ आ गया, फॉरेक्स क्या होता है? फॉरेक्स का मतलब होता है विदेशी भंडार, फॉरेन रिजर्व, यानी सबसे ज्यादा फॉरेक्स किसका है वर्ल्ड में? चाइना का। इसमें चार चीज होती है, एक तो होता है गोल्ड, एक होता है फॉरेन करेंसी, डॉलर, यूरो, येन, युआन, पाउंड, अलग अलग तरीके की करेंसी, फॉरेन करेंसी। फिर होता है एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ये आईएमएफ से जुड़ा हुआ है, जब कभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करेंगे मैं आपको बताऊंगी। एंड नेक्स्ट इज आरटीपी, जिसको कहते हैं रिवर्स ट्रांच पोजीशन। रिवर्स ट्रांच पोजीशन, रिवर्स ट्रांच पोजीशन का मतलब क्या है? आरटीपी, ये भी आईएमएफ से जुड़ा हुआ है, और इसका भी क्या मतलब होता है? जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस करेंगे तब में हम आपको समझाएंगे। इन चार चीजों से किसी भी देश का फॉरेक्स बनता है, इंडिया का फॉरेक्स बनता है, और इस सभी फॉरेक्स को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। कितने एसडीआर तिजोरी में रखने हैं, कितना गोल्ड तिजोरी में रखना है, कितनी फॉरेन करेंसी तिजोरी में रखनी है, ये सारी चीजें आरबीआई देखता है। इसलिए कहा गया है कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स। ठीक है, उसके बाद मेंटेन्स प्राइस स्टेबिलिटी। इसके ऊपर मैंने आपको बहुत बड़ी सी बातें समझाई थी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, कितना मनी सप्लाई मार्केट में होगा, कितना मनी मार्केट में आएगा, कितना मनी मार्केट से जाएगा, ये सारी चीजें आरबीआई मेंटेन करता है। मींस कितना मनी आप लोग खर्च कर सकेंगे, कितने लोन्स आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इन सब चीजों पे डिसीजन आरबीआई का होता है। मतलब वो महंगाई को कंट्रोल करता है, प्राइस स्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है। और आप लोगों ने इन्फ्लेशन टॉपिक देखा ही होगा जो यूट्यूब पे आप लोगों को मिला है, वहां पे आपको और क्लियर हो जाएगा किस तरीके से आरबीआई प्राइस स्टेबिलिटी, लोन को कम ज्यादा करके प्राइस को स्टेबल रखने की कोशिश करता है। नेक्स्ट फंक्शन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, नो फ्रिल अकाउंट्स ओपन करता है। नो फ्रिल अकाउंट ओपन करता है। नो फ्रिल अकाउंट क्या होता है? जैसे जनधन योजना वाले अकाउंट खुले थे ना, जनधन योजना, वो नो फ्रिल अकाउंट थे। क्या मतलब हुआ मैम? हमें नहीं समझ आ रहा, तो समझते हैं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं 10,000 रुपए जमा करवा के और मैं अपना खाता खुलवा लूं। मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास 500 रुपए है। मैं चाहती हूं 500 रुपए में मेरा अकाउंट खुल जाए, तो खुल जाएगा। आपके पास 500 भी नहीं है, आप कह रहे हो मैडम हमारे पास तो बिल्कुल ही नहीं है, अभी नौकरी नहीं लगी, आप तो फिर भी छोटा मोटा काम कर लेते हो, हमारे पास तो वो भी नहीं है, हम अकाउंट कैसे खुलवाएं? आपका भी खुल जाएगा। तो ऐसे अकाउंट जो जीरो बैलेंस से या मिनिमम बैलेंस से खुलते हैं, बहुत ही कम बैलेंस से खुलते हैं, उसको कहते हैं नो फ्रिल अकाउंट। और ये सुविधा, ये फैसिलिटी किसने दी? आरबीआई ने दी कि नो फ्रिल अकाउंट आप लोग ओपन करवा सकते हैं। और इससे क्या बढ़ेगा? इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अकाउंट्स इसलिए नहीं खुलवा सकते थे क्योंकि उनके पास वो मिनिमम बैलेंस नहीं होता था जिससे अकाउंट ओपन होता था। अब आरबीआई ने क्या कह दिया? आप नो फ्रिल अकाउंट खुलवाओ, आप जीरो बैलेंस से खुलवाओ, पर अकाउंट्स खुलवाओ, जिससे आपको बैंक की फैसिलिटीज मिले, आपको फाइनेंशियल लिटरेसी आए, मतलब आपको पैसे का ज्ञान हो कि कैसे क्या सारे सिस्टम चलते हैं। आपको कभी तो सेविंग की हैबिट होगी ना, अकाउंट होगा तो हमारा भी मन करेगा हम थोड़ा काम करें, अकाउंट में भी पैसा डालना है, कब से बेचारा खाली पड़ा है। मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन से इंडियन की इकोनॉमी इंप्रूव होती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है? बैंक का एक्सेस देना, फाइनेंशियल लिटरेसी देना, बैंक के एक्सेस के साथ साथ हर 5 किलोमीटर पे बैंक की ब्रांच होना, उसके अंदर अकाउंट्स का ओपन होना, यानी ये सब चीजें फाइनेंशियल इंक्लूजन में आता है। ये सब काम आरबीआई देखता है कि कौन से बैंक की रूरल ब्रांच कहां पे है, कौन से बैंक की कितने % ब्रांच जो है वो रूरल एरिया में है, सेमी अर्बन एरिया के अंदर है, अनकवर्ड एरिया के अंदर, मतलब कैसे कैसे एरियाज के अंदर किस बैंक की ब्रांच खोलनी है, ये सब चीजें आरबीआई देखता है। और कैसे अकाउंट्स ओपन करते हैं, ये सब चीजें आरबीआई देखता है। उसके बाद डेवलपमेंटल रोल्स लाइक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एंड एग्रीकल्चरल लोन। देखो कभी कभी क्या होता है, कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट गया, कोई विजय माल्या जैसा आदमी बैंक में लोन लेने गया, उसको बड़े आराम से मिल जाता है। लेकिन हमारे किसान भाई लोन लेने गए तो उनको पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि बैंक को क्या लग रहा है, बारिश ना हुई तो ये तो उजड़ जाएगा, इसका तो पैसा नहीं आना और हमारा पैसा फंस जाएगा, हम तो नहीं देते इसको लोन। स्टूडेंट गया लोन लेने, बड़े मुश्किल से देंगे, क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि क्या पता इसकी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, ना लगी तो हमारा पैसा कैसे आएगा।
तो कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोगों को लोन देने के लिए, लोन की फैसिलिटी देने के लिए एक लिस्ट तैयार की गई, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसा मिल जाता था आसानी से, पॉलिटिकल रिलेशंस वालों को पैसा मिल जाता था आसानी से, लेकिन जो जरूरतमंद इंसान था, जैसे कि किसान, फार्मर, जैसे कि स्टूडेंट, जैसे कि विमेन्स, जैसे कि एमएसएमई, छोटे छोटे उद्योगपति, इनको लोन मिलने में दिक्कत होती थी। बैंक वाले इनमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे। उनको यूं लगता था ये तो ऐरे गहरे नत्थु खैरे ऐसे ही है ये तो, और इनको पैसा देके तो अपने फंसाने वाली बात है, हमारा पैसा डूब ना जाए, हमारा पैसा फंस ना जाए। तो इन लोगों को पैसा देने के लिए, ऐसे लोगों को पैसा देने के लिए, लोन देने के लिए गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नाम की एक फैसिलिटी कर दी। इस वर्ड को ब्रेक करके देखो, प्रायोरिटी यानी प्रेफरेंस देना, लेंडिंग में, कौन से सेक्टर में? लेंडिंग में प्रेफरेंस देना। जितने भी इंडिया के कमर्शियल बैंक्स थे, जितने भी इंडिया के फॉरेन बैंक्स थे, इंडिया के जितने भी फॉरेन बैंक्स हैं, इंडिया के जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, अब ये कमर्शियल और फॉरेन क्या होता है इन फ्यूचर सेशंस में हम समझेंगे। जितने भी इंडिया के फॉरेन बैंक्स थे, जितने भी इंडिया के कमर्शियल बैंक्स थे, उन सब बैंक्स को कहा गया कि आप लोग जब भी लोन बांटोगे, तुम्हारे पास चाहे 100 रुपया है, चाहे तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपया है लोन देने के लिए, आप उसका 40% अमाउंट पहले इस लिस्ट को दोगे जिसके मैं नाम लिख रहा हूं, और इस लिस्ट को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कह दिया गया। जैसे इसके अंदर कौन आ गए? फार्मर आ गए, स्टूडेंट आ गए, विमेन्स आ गई, एमएसएमई आ गया, रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर आ गया। इस तरीके से एक बड़ी सी लिस्ट आरबीआई ने बना के दे दी कि जब भी आप लोन दोगे तो 40% लोन पहले आप इनको दोगे, फिर बचा हुआ लोन तुम बाकियों को दे सकते हो। दिस इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जो देश की डेवलपमेंट के लिए, देश के विकास के लिए जरूरी था। ये डेवलपमेंटल रोल भी आरबीआई प्ले करता है। सुपरविजन अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, ये क्या है? आप लोग गूगल पे, जीपे वगैरह चलाते हैं ना, आप लोग पेटीएम वगैरह चलाते हैं ना, कभी कभी क्या होता है आपके अकाउंट से तो पैसा कट गया, सामने वाले के पास पहुंचा ही नहीं। इस तरीके की शिकायतों का जिम्मेदार कौन होता है? आरबीआई इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि कौन सी ऐप किस तरीके से काम कर रही है, आप ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कैसे कर रहे हैं, नेट बैंकिंग कैसे चल रहा है, नेफ्ट कैसे चल रहा है, ये सब चीजें जो है वो आरबीआई कंट्रोल करता है। जैसे आप करते हैं ना, पेटीएम कर देते हैं, गूगल पे कर देते हैं, इन सब चीजों की देखरेख कौन कर रहा है? ऊपर कौन सुपरविजन कर रहा है? आरबीआई, अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। आरबीआई एक्ट 1934 में आरबीआई को कोई पावर नहीं मिली हुई ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को देखने की, क्योंकि उस समय ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती नहीं थी और इतना सोचा ही नहीं था कि पैसा एक क्लिक से यहां से विदेश में पहुंच जाएगा, सोचा ही नहीं था ऐसा। अब नया कानून बनाया, नया एक्ट बनाया, नाम दिया पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, और जिसमें आरबीआई को कुछ पावर्स दी गई कि आप इन सब चीजों का सुपरविजन कर सकते हैं। फिर इंडिया के अंदर आरबीआई ने फाइनेंशियल सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए, जो पैसे वाले लोग होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, हाई इनकम वाले लोग होते हैं, उनको आसानी से बैंक की फैसिलिटीज मिल जाती हैं। करंट अकाउंट वालों को बहुत आसानी से फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन जो लो इनकम वाले लोग हैं, जो बेचारे थोड़ा थोड़ा पैसा कमा रहे हैं, बैंक वाले उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। तो ऐसी चीजों को सॉल्व करने के लिए आरबीआई ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब बनाया है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब बनाया है, कहां पे? बेंगलुरु में, जिसका, इस हब का मतलब भी ये होगा कि जो लो इनकम पॉपुलेशन है कंट्री की, उसको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रमोट करना, उसकी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रमोट करना। कुछ और स्टेप आरबीआई ले रहा है, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड इंडियन नेशनल रूपी में ही होगा, इंडियन नेशनल रूपी में ही हम इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, हम डॉलर में नहीं करेंगे। हम अपनी रूपी की वैल्यू बढ़ाने के लिए इंडियन नेशनल रूपी में ही सारी ट्रांजैक्शंस करेंगे। तो ये भी एक इनिशिएटिव लेके आया है आरबीआई। तो ये सब अलग अलग तरीके के फंक्शंस और भी हैं आरबीआई के, बट हम मेन पढ़ रहे हैं। तो ये सब फंक्शंस जो है आरबीआई प्ले करता है। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ? हमको पता है, आसान सा है। 1 अप्रैल 1935 को कहां हुआ था? कैलकाटा में हुआ था। ठीक है। MCQ 2, हु वर्क्स एज आरबीआई's एजेंट एट प्लेसेस वेयर इट हैज नो ऑफिस ऑफ इट्स ओन। जिन स्थानों पे, जिन जगह पे आरबीआई खुद नहीं पहुंच पाता, वहां आरबीआई के एजेंट की तरह कौन सा बैंक काम करता है? एसबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आईएमएफ। कौन करता है? एसबीआई करता है। आरबीआई ने एसबीआई को यह पावर दे रखी है कि जहां मैं नहीं हूं वहां तुम हो,
जहां मैं नहीं हूं वहां तुम हो, जहां मेरा ऑफिस नहीं है वहां एज अ एजेंट तुम मेरा काम करोगे। तो एसबीआई को ये पावर दी हुई है। एमसीक्यू 3 क्या कहता है? Which of the following is true about the function performed by RBI? It is the bank of issue. It acts as banker to the government. It is the banker of other bank. It regulates the flow of credit. अब आपको देखना है क्या आंसर आएगा। It act as a banker of government, हमने देखा इसको गवर्नमेंट्स बैंक कहते हैं, इसको बैंकर्स बैंक कहते हैं, ये दोनों पॉइंट सही हो रहे हैं। ये बताएगा मनी सप्लाई कितना आएगा, लोन कितना किसको मिलेगा, यानी फ्लो ऑफ क्रेडिट भी देखता है। 2 3 4 देख लो कहां दिख रहा है। और बैंक को क्या इशू करना है, कितना इशू करना है, कितनी करेंसी बैंक में इंजेक्ट करनी है, ये सब चीजें आरबीआई देखता है। आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या आ जाएगा? सी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडे। उम्मीद करती हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा है और आगे भी इसी तरीके से क्रिस्प और बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स आप मेरे साथ पढ़ते रहेंगे। ये क्लासेस यूपीएससी का बेस बनाएंगी और एसएससी की तैयारी करवाएंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।